नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दिल की बीमारियों से होने वाले खतरे कोविड काल के बाद अब और ज्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए देखा गया है बहुत सारे स्वस्थ ऐसे लोग हैं जिन्हें सडन हार्ट अटैक आ गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े ये बताते हैं कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीय 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होती है। इसलिए हर भारतीयों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए देश के जाने माने इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को हर भारतीय ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार दोपहर देश और राज्य के प्रमुख टीवी चैनल्स के मंच पर देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ जुड़ते हैं और इस मंच के माध्यम से हृदय रोग से बचने के बचाव, लक्षण और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, नमस्कार, और डॉक्टर पीयूष खेरा जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये डॉक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे हृदय रोग से बचने के उपाय, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये तमाम विषयों पर आज हम इन डॉक्टर से चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो है डॉक्टर आलोक कुमार सिंह से। सर ये बताइए कि भारत में हृदय संबंधी मृत्यु दर हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसका रीजन क्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों को पता है कि क्या जीवन शैली अपनाना है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सर ये बताइए कि भारत में हृदय संबंधी मृत्यु दर हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसका रीजन क्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों को पता है कि क्या जीवन शैली अपनाना है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा कि ये सर्वविदित है कि पूरी दुनिया में 1/3 जो मौतें हैं वो हृदय रोगों से होती है और लेकिन ये हाल के दिनों में कोविड के बाद कोविड की वजह से भी हृदय रोग बढ़े हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि कोविड के बाद लोगों में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली या उनका स्ट्रेस का लेवल, काम के प्रेशर और कई कारणों की वजह से इतना बढ़ा हुआ है कि लोग जानते हुए भी अपनी दिनचर्या को सुधार नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि हृदय रोग का बोझ जो है दिन प्रतिदिन दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जी, अब अगला सवाल मेरा है डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा से। सर ये बताइए कि क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई संकेत देता है, कोई चेतावनी देता है कि हाँ हमें दिल का दौरा पड़ने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो क्या हमें करना चाहिए। ये सवाल आपका बहुत सही है कि हार्ट अटैक क्या हमें पहले से वार्निंग या चेतावनी देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने वाला होता है तो उसको पहले से वार्निंग साइंस या चेतावनी के लक्षण आने लगते हैं, और वो बात अलग है कि वो ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको सामान्य लक्षण मानकर इसको जो है आगे चलते रहने देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है सीने में दर्द का। तो अगर आपको चलने फिरने में, खासतौर से कोई कार्य करने पे, सीढ़ियां चढ़ने पे या फिर कभी तेज कदमों से चलने पर अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है और खासतौर से सीने के बीचों बीच में दर्द हो रहा है और दर्द के साथ बहुत तेज पसीना आ रहा है और ये दर्द आपके बाएं हाथ में, बाएं हाथ की छोटी उंगली या ऊपर जबड़े की तरफ जा रहा है, तो ये हार्ट अटैक का एक वार्निंग लक्षण हो सकता है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो है सांस का फूलना। अगर आपकी अभी तक सांस नहीं फूल रही है और कुछ दिनों से आपकी थोड़ा भी चलने फिरने पर, 1 या 2 सीढ़ियां चढ़ने पर या थोड़ा भी तेज कदमों पे चलने पर आपकी सांस फूलने लगती है, उसकी वजह से आपको रुकना पड़ता है, या सीने के बीचों बीच में काफी तेज भारीपन आ रहा है, बहुत जल्दी आपको थकान आ रही है, बहुत तेज घबराहट हो रही है, तो ये सभी लक्षण जो है हार्ट अटैक के प्रमुख वार्निंग लक्षण होते हैं।
इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों में इन लक्षणों के अलावा खासतौर से जो डायबिटीज या ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उसमें साइलेंट अटैक भी आता है, जिसमें कि सीने में दर्द या सांस नहीं फूलती है। जो बेसिकली प्रमुख लक्षण होता है वो गैस्ट्राइटिस या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर की तरह मैच करता है, जिसको कि हम गैस की शिकायत बोलते हैं। और पेट के निचले हिस्से में काफी तेज जलन होती है जो कि सीने के बीचों बीच की तरफ जाती है, तो जिसको कि ज्यादातर लोग एसिडिटी की समस्या से कोरिलेट करके इसका निदान नहीं करते हैं, इसको नॉर्मल चीज समझते हैं, लेकिन वो भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो वो इसको नजरअंदाज ना करे और अपने चिकित्सक से तुरंत मिले। तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर पीयूष खेरा से है। सर ये बताइए कि हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है, क्या इसका कोई टेस्ट है, और जो ब्लॉक्ड आर्टरीज है क्या उसके डायग्नोसिस हो सकता है? जी, तो हार्ट ब्लॉकेज टर्म ट्रेडिशनली तो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि पेसमेकर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। बट अभी जो आप हमसे पूछ रही हैं वो हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज के लक्षण पूछ रही हैं। और जैसा मेरे कॉलीग डॉक्टर अवधेश ने बताया, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, एक्सर्शन पे चेस्ट पेन, सांस फूलना या सांस लेने में डिफिकल्टी, चक्कर, बेहोशी, इस तरह के जो लक्षण हैं वो हार्ट के सिम्टम्स को डिफाइन करते हैं। और इससे हमको पता चलता है कि हार्ट की नसों का ब्लॉकेड हो रहा है। जो टेस्ट इससे रिलेटेड हैं जो हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं जिससे हमें जानकारी मिले कि हार्ट की नसें ब्लॉक हो रही हैं, उसमें सबसे पहला जो बेसिक टेस्ट है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिसको हम लोग ईसीजी भी कॉमन भाषा में कहते हैं। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हमें जानकारी मिलती है कि किस तरफ की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहा है और उससे हमको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिसमें कि हम मरीज को किसी प्रकार से उसको एक्सरसाइज या फार्माकोलॉजिकल बेसिस से स्ट्रेस कराते हैं और उसकी हार्ट रेट इंक्रीज करती है, और उसके बाद हमको पता चलता है कि किस एरिया में या किस टेरिटरी में चेंजेस आने शुरू हुए हैं। कुछ टेस्ट इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कॉर्नरी कैल्शियम स्कोरिंग। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड प्रोफाइल के बारे में जानकारी मिलती है। फर्दर इकोकार्डियोग्राफी से कुछ जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, जिससे कि ये पता चलता है कि कौन सी नस कहां पे बंद हो रही है, और उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रीटमेंट आगे का प्लान आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक मेरा सवाल डॉक्टर आलोक कुमार सिंह से है। सर, एक मिथक ये है कि एंजियोग्राफी करने वाले जो मरीज होते हैं उन्हें एंजियोप्लास्टी करवानी होगी, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरीज एंजियोग्राफी करवाते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में कराते हैं, या अमूमन जब हार्ट अटैक हो जाता है तब करवाते हैं। तो अमूमन जब हार्ट अटैक की सिचुएशन में जब आप एंजियोग्राफी कराते हैं तब 90 to 95% चांसेस रहते हैं कि आपकी नसों में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज मिलेगा और आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। अमूमन देखा गया है कि हमारे यहाँ लोग लक्षण के प्रति लापरवाह होते हैं। उनको चलने में छाती में दर्द होता है, वो सोचते हैं कि गैस से होगा। तो अमूमन हमारे यहाँ मरीज एंजियोग्राफी बहुत ही एडवांस स्टेज में कराते हैं। इस वजह से ज्यादातर मरीजों को एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में अगर एंजियोग्राफी कराई जाए तो हर मरीज को जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी किसी भी नस में एक नस में 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो और आपको चलने में दर्द हो या आपको हार्ट अटैक हो गया हो, तभी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। और आजकल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को भी लो रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट्स में रिकमेंड कर रहे हैं। तो वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है। तो उसको करा करके भी हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर के हार्ट अटैक से भी बचाव कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अवधेश जी से। डॉक्टर, ये बताइए एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या डिफरेंस है? जैसा कि हमारे साथी चिकित्सक डॉक्टर आलोक ने बताया कि एंजियोग्राफी के माध्यम से हम हार्ट की किस नस में कितना % ब्लॉकेज है ये पता करते हैं। तो अगर किसी नस में 70% से ज्यादा का ब्लॉकेज है, या पेशेंट को अक्यूट हार्ट अटैक आया है, या फिर मरीज को चलने फिरने में या दिक्कत है, उसको लक्षण है हार्ट की डिजीज के, तो ऐसे केसेस में फिर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर बाईपास ऑपरेशन करते हैं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास ऑपरेशन बेसिकली जो है हार्ट की नसों के ब्लॉकेज को दूर करने के दो तरीके हैं। एंजियोप्लास्टी जो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है एक तरीके से, जिसमें कि कोई चीरफाड़ नहीं होती है, कोई कट नहीं लगाया जाता है, जिसको कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है।
और इसमें जो ब्लॉकेज वाला पार्ट होता है उसमें स्टंट हम डाल के, जिसको कि नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में छल्ला लोग बोलते हैं, तो स्टंट डाल के जो है उसको, स्टंट को हम फुला देते हैं जिससे कि ब्लॉक जो है हट जाता है। लेकिन अगर कभी कभार ये होता है कि नसों में काफी ज्यादा ब्लॉकेज है, एक ही नस में काफी लंबा ब्लॉकेज है, एक ही नस में कई जगह ब्लॉकेज है, जैसा कि हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, तो अगर तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है या फिर बहुत ज्यादा कैल्शियम या चूना जमा हुआ है आर्टरीज में जहां पर कि छल्ले को फुलाना संभव नहीं है, या 3 या 4 छल्ले से ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो है बाईपास ऑपरेशन के लिए प्रेफर करते हैं। बाईपास ऑपरेशन ज्यादातर कार्डियक सर्जन्स के द्वारा किया जाता है। ये ओपन हार्ट सर्जरी का प्रोसीजर होता है जिसमें कि पूरा सीना जो है बीच से चीरकर जो है हार्ट के जो नसों में जहां ब्लॉकेज होता है वहां पर हम या तो पैर की नस को काटते हैं या फिर जो है हाथ की नस को, जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, उसको काटकर एक नया रास्ता बिल्कुल क्रिएट करते हैं जिसको कि बाईपास कहते हैं। और दोनों ही विधियों में जो है आजकल सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, जो नई टेक्नोलॉजी है, तो ना ही आपको एंजियोप्लास्टी से डरने की आवश्यकता है, ना ही आपको बाईपास से डरने की आवश्यकता है। आज दोनों ही विधियों में जो है मोर देन 90% जो है सक्सेस रेट होते हैं। बस ये जरूर है कि बाईपास ऑपरेशन में मरीज को 10 से 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है क्योंकि एक ओपन हार्ट सर्जरी का प्रोसीजर होता है, जबकि एंजियोप्लास्टी में मरीज को, अगर मरीज की स्थिति ठीक है तो उसको हम 24 घंटे में भी घर भेज सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर पीयूष, फिर पेसमेकर की कब जरूरत पड़ती है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं? पेसमेकर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हार्ट की रिदम को कंट्रोल करने के लिए इजाज की गई है, और पेसमेकर की आवश्यकता उन मरीजों में पड़ती है जिनको की सिम्टम्स हो रहे हैं हार्ट ब्लॉक से रिलेटेड, जैसे कि पेशेंट को कोई बेहोशी आ रही है जिसको हम लोग स्टोक्स एडम्स अटैक कहते हैं। ऐसे मरीजों में और कई तरीके के लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशेंट को कोई अनएक्सप्लेन्ड बेहोशी आ रही है जिसका कि उसको कारण समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांजिएंटली वो बेहोश हो जा रहा है, फिर उसके बाद वो रिकवर कर जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट को एक्सट्रीम फटीग हो रहा है, वो बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो जा रहा है, ब्रेथलेसनेस उसको हो रही है जो कि अनएक्सप्लेन है इन सब चीजों की वजह से, कुछ अजीब किस्म के पैल्पिटेशन या पाउंडिंग सेंसेशन उसको चेस्ट में हो रही है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग उसको हो रही है। इस तरह के मरीजों में अमूमन हार्ट की रिदम की एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है और ऐसे मरीजों में पेसमेकर की आवश्यकता पड़ती है जब वो सिम्टोमेटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हाँ उनके सिम्टम्स उनकी हार्ट रिदम से कोरिलेट कर रहे हैं। जहां तक प्रकार पेसमेकर के कितने होते हैं, एक अगर हम मोटा मोटा उसको डिफाइन करें तो 3 तरह के पेसमेकर्स होते हैं। एक सिंगल चेंबर पेसमेकर होता है, दूसरा डुअल चेंबर पेसमेकर होता है, और एक तीसरी प्रजाति होती है जिसको हम लोग बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर कहते हैं। सिंगल चेंबर पेसमेकर हार्ट के लोअर कमरे में राइट वेंट्रिकल में लीड इम्प्लांट करके ऊपर पल्स जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि हार्ट की रिदम को रिस्टोर किया जा सके। इस डुअल चेंबर पेसमेकर में एट्रियम और वेंट्रिकल को दो लीड्स होती हैं और वो सिंक्रोनाइज तरीके से चलता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन से उसको एक्टिवेट किया जाता है ताकि जैसे ईश्वर की बनाई हुई विधि से हार्ट चलता है वैसे वो चले। जो तीसरी प्रजाति हमने आपको बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर की बताई, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उसको हम लोग कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें एक लीड राइट एट्रियम में, एक लीड राइट वेंट्रिकल में और एक तीसरी लीड लेफ्ट वेंट्रिकल को पेस करने के लिए बाहर से कोरोनरी साइनस में टच करती है, और उसकी वजह से हार्ट को एक सिंक्रोनाइज तरीके से दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ चलाने की कोशिश की जाती है ताकि हार्ट का पंप फंक्शन इंप्रूव कर जाए, और उसको हम लोग सीआरटी या कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कहते हैं, और हार्ट फेलियर के मरीजों में ये कारगर पाई गई है। डॉक्टर आलोक, क्या स्ट्रेस और हार्ट डिसीज में कोई अंतर है या फिर कोई सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक आता है? स्ट्रेस का हार्ट अटैक से बहुत ही क्लोज संबंध है। हम लोग नॉर्मली फिजिकल स्ट्रेस को तो समझते हैं कि हमारे शरीर में स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस को बहुत ही लाइटली लेते हैं। जब भी हम मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन को ज्यादा ब्लड चाहिए, और वो ब्लड कहाँ से आएगा? जब हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। तो जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा अध्ययन से पाया जाता है कि जो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो उन लोगों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ने से हमारे हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, एंड ओवर द पीरियड इसकी वजह से जो है ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की और आगे जाके हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हर आदमी को योगा के माध्यम से या अपने वर्क पे अपना जो वर्क लोड है उसको बैलेंस करके अपने मेंटल स्ट्रेस को
कम करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हृदय रोग के होने के लिए भी। और एक बार अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो भी बहुत से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि जो लोग अपना समय से इलाज करवा लेते हैं और नियमित रूप से दवाओं का सेवन करते हैं और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो लोग अच्छा जिंदा रहते हैं। तो स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको टैकल करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर अवधेश, नींद और हृदय स्वास्थ्य के बीच क्या अंतर है और क्या कम नींद हार्ट अटैक का कारण बन सकती है? ये आज के इस मोबाइल के युग में और टेक्नोलॉजी के युग में आपका ये बहुत ही प्रासंगिक क्वेश्चन है कि कम नींद में शायद ये कहूंगा कि शायद ही आजकल जो है 90% से ज्यादा पॉपुलेशन है, जनता, खासतौर से जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पूरी नींद ले पा रहे होंगे। मोबाइल में लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और आधी रात ज्यादातर माता पिता लोग बच्चों के आते हैं हम लोगों के पास, कहते हैं कि सर हमारा बच्चा तो पूरा सोता ही नहीं है और ये 2-2, ढाई बजे तक मोबाइल देखता रहता है। तो इसके चूंकि हमारा बेसिकली प्रोग्राम है कि 40 वर्ष से जो कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उसमें मैंने जो रिस्क फैक्टर्स जो मैंने अपने आप बनाए हैं और मैं लोगों को इसके लिए जागरूक भी करता रहता हूं, उसका नाम मैंने 6S दिया है। तो 6S में एक S जो है वो स्लीपलेस नाइट भी है। तो ये 6X मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये जन जागरूकता वाला प्रोग्राम है। तो पहला S इसमें आता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर आप बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई व्यायाम नहीं करते तो हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। दूसरा S है स्ट्रेस, जो हमारे साथी चिकित्सक डॉक्टर आलोक ने भी बताया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरा जो S है वो है स्मोकिंग। अगर आप बहुत इंटेंस या चेन स्मोकर हैं तो आपको हार्ट अटैक होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता आपके लिए। चौथा S जो है वो सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट का बहुत ज्यादा एक्सेस इंटेक कर रहे हैं, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा खाने में रख रहे हैं, तो आप हार्ट के रोगों के लिए, खासतौर से ब्लड प्रेशर के लिए आप प्रोन है, वो आपको होना ही होना है भविष्य में। और पांचवा S जो है वो स्वीट या शुगर या एक्सेस जो है, आप मीठा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठे का सेवन कर रहे हैं, तो आपको जो है हार्ट की बीमारी होना ही होना है, डिस्लिपिडीमिया होना है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ना है। और इसमें जो छठा S है वो है स्लीपलेस नाइट। तो अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नींद नहीं, एक गहरी और अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, आपकी हार्ट की गति बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और एक ना एक दिन, खासतौर से आने वाले 2 या 3 वर्ष में जो है आपको हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारियां, मोटापे की बीमारियां, इनसे आपको ग्रसित होना ही होना है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि आप मोबाइल देखें, आप टीवी देखें, लेकिन एक समय सीमा उसकी निर्धारित करें कि 1 घंटे हमें मोबाइल देखना है या 2 घंटे हमें देखना है, इससे अधिक हमें निश्चित होना ही होना है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि आप मोबाइल देखें, आप टीवी देखें, लेकिन एक समय सीमा उसकी निर्धारित करें कि 1 घंटे हमें मोबाइल देखना है या 2 घंटे हमें देखना है, इससे अधिक हमें नहीं देखना है। टीवी का प्रोग्राम हमें इतने समय ही देखना है। ये नहीं कि आप अपने 24 घंटे में 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल में लगा रहे हैं, अपनी नींद को जो है आप बाधित कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कम से कम 7 से 8 घंटे की जरूर नींद लें, क्योंकि कम नींद और हृदय रोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कम नींद लेगा उसे हृदय रोग होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद बेहद जरूरी है। डॉक्टर पीयूष, एक बहुत कॉमन सवाल ये है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट का दर्द हो रहा है या फिर हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो कैसे लोग समझेंगे? हाँ, ये सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डिफ्रेंशिएट करना गैस्ट्रिक पेन में और हार्ट के पेन में पूरी तरीके से डिफिकल्ट है। और ये डिफिकल्टी पेशेंट को भी इनकाउंटर होती है और डॉक्टर्स को भी इनकाउंटर होती है। तो कुछ मार्कर्स ऐसे हैं, कुछ पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि पेन हार्ट की तरफ जा रहा है या गैस्ट्रिक से रिलेटेड है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर प्रेशर सेंसेशन, हार्ट के ऊपर एक भारीपन अगर आपको महसूस हो रहा है, कोई प्रिकिंग या शिफ्टिंग वैसे वाले पेन नहीं है, प्रेशर सेंसेशन अगर है, तो वो कार्डियक के फेवर में जाता है रादर देन कि वो गैस्ट्राइटिस या गैस का पेन हो। अगर पेन पेट के ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपके चेस्ट पे, आपके शोल्डर्स में, आपके जॉज में, आपके नेक में, आपकी बैक में, आपकी आर्म्स की तरफ आ रहा है, तो ये ज्यादा शो करता है कि ये कार्डियक रिलेटेड पेन है, ये गैस से रिलेटेड पेन नहीं होगा।
जॉ से रिलेटेड पेन, लोअर जॉ में जाना, ये खासकर फीमेल पॉपुलेशन में बहुत पाया गया है और इस वजह से इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर एक फीमेल पेशेंट आके आपको बता रही है कि पेन पेट से हो रहा है, गैस्ट्राइटिस रिलेटेड उसको लग रहा है और उसके बाद वो जॉ में जा रहा है, जॉ रिलेटेड पेन फीमेल्स में हार्ट अटैक की निशानी है, हार्ट से रिलेटेड पेन उसको हम लोग मानते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, अगर पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ये पैरामीटर्स हैं कि वो पेशेंट को कार्डियक रिलेटेड पेन है। गैस्ट्राइटिस रिलेटेड पेन में स्वेटिंग या ब्रेथलेसनेस या पैल्पिटेशन इतना नहीं होगा जितना कि कार्डियक रिलेटेड पेन में होगा। और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, अगर उसके वाइटल्स ऑल्टर हो रहे हैं, अगर उसका पल्स बीपी कुछ चेंज हो रहा है, उसका सैचुरेशन घट रहा है, तो ये सारी चीजें फिर हम लोग अपना क्लिनिकली और इन्वेस्टिगेशंस करके पता लगाते हैं। और फिर भी एक ऐसा पॉपुलेशन चंक जरूर है जिसमें कि ये मिक्स हो जाता है और क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाता है कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन है कि गैस से रिलेटेड पेन है। ठीक है डॉक्टर पीयूष, एक सवाल और है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? तुरंत उपचार हार्ट अटैक में सबसे पहली चीज तो उसके साथ यही है कि जो कॉल फॉर हेल्प जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि सबसे पहले काम यही है कि वो किसी तरीके से अपने आप को अस्पताल की तरफ पहुंचने का कोशिश करे। अकेले वो मैनेज नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहली चीज उसको कुछ मेडिकेशंस हैं जो अगर हैंडी हैं तो वो ले सकता है, जैसे कि एस्पिरिन उसके पास कई बार पेशेंट्स के घर पे रहती है, स्टैटिन्स हैं, अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन जो कि वो ले सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट कॉल करे लोगों को, फैमिली मेंबर्स को और चीजों को, जिससे कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल जिसमें कि आईसीयू सेटअप है, जिसमें कि कैथ लैब है, वो अगर शहर में है तो पहुंच सके, अगर यहाँ नहीं है तो किसी भी प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे जहां पे उसको प्राथमिक उपचार मिल पाए, वो एटलीस्ट हॉस्पिटल सेटिंग में पहुंच जाए, जहां से कि फिर उसको डायग्नोज करके ट्रांसफर किया जा सके अच्छी फैसिलिटी में जहां की ये सारा उपचार संभव है, क्योंकि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता है। तो ये चीजें पेशेंट को ध्यान में रखनी है कि टाइमली उसको अस्पताल पहुंचना है और अस्पताल पहुंचने के लिए उसको हेल्प की जरूरत है और वो उसके फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, एम्बुलेंस, सरकारी सहयोग, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और एक टीम वर्क के जरिए पेशेंट अस्पताल पहुंच पाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो उम्मीद है कि आपको कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखना होगा उसके लिए पूरी जानकारी मिली होगी और उसे आप आगे फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज दिल से दिल तक हार्ट शो, साथ ही आप ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पर भी लॉग इन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए।